गुड इवनिंग एवरीवन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल? आवाज आ रही है सबको? आई कैन नॉट सी एनीवन मैसेजिंग यस। मुझे यस यस का कोई भी मैसेज नहीं आ रहा है। यस, नाउ एवरीवन ऑल गुड ना? नमस्ते जी, नमस्ते। ओके, ऑल राइट जी, ऑल राइट, थैंक यू सो मच। सो आई होप यू ऑल आर गुड। I hope you all are good. Good evening, everyone, again. Good evening, ji. Good evening. So, yesterday we started with the concept of the Hindu law. And कल हमने शुरुआत किया था basically that who are Hindus, कि हिंदू लॉ में हिंदू लॉ एप्लीकेबल किस किस के ऊपर होगा, किस किस के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होगा। दैट इज व्हाट वी हैव सीन यस्टरडे। कल के टॉपिक को 5 मिनट रिवाइज करते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। राइट, सी यस्टरडे व्हाट वी हैव सीन इज दैट अंडर सेक्शन नंबर 2 ऑफ द एक्ट हमें पता लगता है कि एक्ट किसके किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है, किसके किसके ऊपर ये एक्ट यहां पे एप्लीकेबल होता है। एंड वी गॉट टू नो under section 2 clause 1 clause A that this act applies over the Hindus by religion. All those persons which are Hindu, जो कि हिंदू हैं, who are Hindus by religion, उनके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई करता है। एंड ऑल दोज पर्सन्स जो कि बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, जैनिज्म को फॉलो करते हैं या फिर सिख धर्म के हैं, उनके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई करता है। एंड देन ऑल दोज पर्सन्स हु आर नॉट मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू, इनके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई करता है। राइट, उसके बाद हमने देखा था इसके बाद कि अगर कोई इंसान ये भी प्रूफ नहीं कर पाया, ये भी प्रूफ नहीं कर पाया, बट ये प्रूफ कर दे, तो इस केस में इस जो यहां पे प्रिजम्पशन क्रिएट होगी कि भाई अगर ये बंदा मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या जू नहीं है, तो उसको हम यहां पे बर्डन को दूसरी पार्टी के ऊपर जब आता है, देन ही कैन ऑल्सो डिस्चार्ज द बर्डन। क्या चीज प्रूव करके कि अगर ओल्ड कस्टमरी लॉ आज भी चलता होता तो ये बंदा किसी भी तरह से हिंदू लॉस की तरह, हिंदू लॉस के अकॉर्डिंग एप्लीकेबल ना हो पाता। राइट, तो दिस इज व्हाट वी हैव सीन यस्टरडे, ये हमने समझा था कल। Today we are going to proceed further. Today we are going to proceed further. Section number 2 की ही आगे explanation. The following persons are the Hindus, Buddhists, Jains और Sikhs by religion, as the case may be. यहां पे हमें explanation number A क्या बता रही है? एक्सप्लेनेशन नंबर ए ये हमें बोल रहे हैं कि एनी चाइल्ड वेदर देयर चाइल्ड इज लेजिटिमेट और इललेजिटिमेट, चाहे वो बच्चा लेजिटिमेट बच्चा हो और चाहे वो बच्चा इललेजिटिमेट हो, जिसके पेरेंट्स, दोनों के दोनों पेरेंट्स, मदर एंड फादर बोथ आर, चाहे तो वो यहां पे मदर एंड फादर हिंदूज हैं, बुद्धिस्ट को फॉलो करते हैं, जैनिज्म को फॉलो करते हैं, सिख्स को फॉलो करते हैं, तो उस केस में ये बच्चा भी यहां पे क्या होगा, उसके ऊपर ये लॉ अप्लाई करेगा। एंड दैट पर्सन विल बी डीम्ड टू बी द हिंदू, बुद्धिस्ट, जैन्स और सिख्स बाय द रिलीजन, जैसे कि उनके पेरेंट्स का रिलीजन होगा। क्लियर हुई बात? इफ वी सी कि अगर यहां पे मदर एंड फादर दोनों यहां पे हिंदू धर्म के हैं, दोनों ही हिंदू धर्म के हैं, तो इनका जो आगे बच्चा होगा, एनी चाइल्ड, दिस चाइल्ड, चाहे तो ये बच्चा यहां पे लेजिटिमेट है, ईदर दिस चाइल्ड इज अ लेजिटिमेट चाइल्ड और इललेजिटिमेट चाइल्ड, तो इन दोनों ही केसेस में हमें क्या देखने को मिलेगा कि ये लॉ इस बच्चे के ऊपर भी अप्लाई करेगा, ये बच्चा भी यहां पे हिंदू ही माना जाएगा। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात एवरीवन? वेरी गुड। नाउ एक्सप्लेनेशन नंबर बी। एक्सप्लेनेशन नंबर बी हमें यह बता रही है व्हेन वन पेरेंट
जब यहां पे एक पेरेंट तो हिंदू, बुद्धिज्म या फिर जैना और सिख का है बाय रिलीजन, बट सेकंड पेरेंट नहीं है, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो बच्चे का जो बॉर्न एंड ब्रॉटअप था दैट वाज अकॉर्डिंग टू दैट पेरेंट जो कि हिंदुज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म या सिखिज्म को फॉलो करता हो, तो उस केस में भी बच्चा हिंदू लॉ की तरह गवर्न होगा। सी, इस केस में हमने क्या देखा, एक्सप्लेनेशन नंबर ए में हमें क्या देखा, दैट बोथ द मदर एंड द फादर, वो क्या है, बोथ मदर एंड द फादर, ये इस केस में ऑलरेडी हिंदूज हैं या फिर सिख या फिर बुद्धिस्ट या फिर यहां पे हिंदू सिख या फिर जैनिज्म ही है, राइट। अगर एक पेरेंट हिंदू है और दूसरा पेरेंट नहीं है, एक्सप्लेनेशन नंबर बी, इस केस में हमें क्या पता लग रहा है, दैट व्हेन द मदर इज अ हिंदू, अगर मदर यहां पे हिंदू है बट जो फादर है यहां पे, लेट अस से that the father belongs to the पारसी रिलीजन, ये क्या चल रहा है, अगर मदर यहां पे हिंदू रिलीजन में है एंड द फादर यहां पे लेट अस अज्यूम पारसी रिलीजन से है, इस केस में द चाइल्ड, जो यहां पे चाइल्ड होगा उसका रिलीजन क्या होगा, जस्ट वेट अ बिट, यार स्टूडियो में ना जो अपनी स्क्रीन है डिजिटल बोर्ड 93, एक सेकंड होल्ड कर। नाउ दिस चाइल्ड, वी आर टॉकिंग अबाउट कि ये जो यहां पे बच्चा होगा इसका रिलीजन क्या होगा, तो वो क्या होगा, एज पर द मदर होगा या फिर एज पर द फादर होगा, एज पर मदर होगा या फिर एज पर फादर होगा, टेल मी सी, इस केस में एज पर द बॉर्न एंड ब्रॉटअप ऑफ द चाइल्ड, अगर इस बच्चे का ब्रॉटअप, स्टूडियो में आ रही दिक्कत, एक तो वॉइस में, एक जो लिखते हैं वो खत्म हो जाता है, मिट जाता है, वो तो सब बोर्ड का इशू होगा। जो ये पीछे जो कुछ भी लिखता हूं मिट जा रहा है, उसमें कुछ ज्यादा दिक्कत आ रही है, आज के लिए चल जाएगा कि नहीं, वॉइस ग्लिच भी आ रहा है, जस्ट वेट अ बिट देन, वॉइस ब्रेक हो रही है बेसिकली।
Yes, anyone, please tell me now, am I audible and visible clearly? Is there any glitch? Is there any glitch now? All good? Okay ji, thank you. All right. So in explanation number B, what we have to say is, इस केस में any child legitimate or illegitimate one of whose parent is Hindu, जिसका कि एक पेरेंट या तो हिंदू है या फिर बुद्धिस्ट है या फिर जैनिज्म या फिर सिख धर्म का है, उस केस में एज पर हु इज ब्रॉट अप, जिस तरह से इस बच्चे का ब्रॉन एंड ब्रॉट अप होगा उसी के अकॉर्डिंग यहां पे इसका रिलीजन भी डिसाइड होगा, एज अ मेंबर ऑफ द ट्राइब कम्युनिटी और अ ग्रुप टू विच सच पर्सन बिलोंग्स और बिलोंग्ड। अगर इस केस में ये जो बच्चा है इसका बॉर्न एंड ब्रॉट अप एज अ पारसी चाइल्ड हुआ, एज अ पारसी चाइल्ड हुआ, तो इस बच्चे के ऊपर क्या ये हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा? क्या ये हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज नो, द आंसर इज नो। रीजन बीइंग व्हाई? रीजन बीइंग व्हाई? बिकॉज एक्सप्लेनेशन नंबर बी हमें क्या बताती है कि अगर एक पेरेंट हिंदू है तो उस केस में जो बच्चा होगा उसका रिलीजन देखने के लिए, ये देखने के लिए कि लॉ उसके ऊपर अप्लाई करता भी है कि नहीं करता, व्हाट वी हैव टू सी इज कि इसका ब्रॉट अप कैसे हुआ है। देयर इज अ फेमस केस मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी, 1984 दिल्ली हाई कोर्ट का केस। 1984 दिल्ली हाई कोर्ट का केस है, मेनका गांधी वर्सेस इंदिरा गांधी केस। इस केस में क्या था? इस केस में हमें पता है दैट आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, इंदिरा गांधी जी क्या थे? शी वॉज हिंदू, शी वॉज हिंदू, बट हर हस्बैंड फिरोज गांधी, बट हर हस्बैंड फिरोज गांधी, शी वॉज व्हाट? ही वॉज ऑफ द पारसी रिलीजन, ही वॉज ऑफ द पारसी रिलीजन। अब यहां पे दिल्ली हाई कोर्ट के पास ये केस गया दैट संजय गांधी, इनका जो बेटा था, बड़ा बेटा संजय गांधी, वो यहां पे हिंदू होंगे या फिर पारसी होंगे। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहां पे क्लियरली बोला दैट संजय गांधी विल बी डीम्ड टू बी अ हिंदू बिकॉज ही इज ओपनली brought up as a Hindu by a mother Indira Gandhi, brought up as a mother Indira Gandhi। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? क्लियर? ब्रॉटअप का एग्जैक्ट मीनिंग, जैसे उनका पालन पोषण हुआ उस तरह से, अगर पूरी लाइफ उनका पालन पोषण एज अ हिंदू हुआ तो उनको हिंदू माना जाएगा, तो उनको हिंदू माना जाएगा। बेसिकली एक्सप्लेनेशन नंबर बी हमें क्या बता रही है? एक्सप्लेनेशन बी हमें ये बता रही है, और एक्सप्लेनेशन ए में बेसिकली डिफरेंस क्या है? एक्सप्लेनेशन ए हमें यहां पे ये बता रही है then when the both the parents are either Hindu, Buddhist, Jainism or the Sikhs, जहां पे दोनों के दोनों पेरेंट्स, मदर भी और फादर भी, मदर भी और फादर भी दोनों के दोनों हिंदू हैं, उस केस में चाइल्ड क्या होगा? उस केस में चाइल्ड भी यहां पे हिंदू ही माना जाएगा, चाहे ये बच्चा लेजिटिमेट हो चाहे ये बच्चा इलेजिटिमेट हो। और एक्सप्लेनेशन नंबर बी हमें ये बता रही है दैट इन दिस केस अगर एक पेरेंट यहां पे हिंदू हो बट दूसरा पेरेंट ना हो, अगर हम लोग मान लेते हैं कि मदर यहां पे हिंदू हैं बट फादर यहां पे हिंदू नहीं है, वो इधर यहां पे मुस्लिम है या पारसी है या फिर ज्यू है, तो इस केस में जो बच्चा होगा इसका रिलीजन क्या होगा? इस बच्चे का यहां पे रिलीजन क्या माना जाएगा? जैसे इस बच्चे को ओपनली बॉर्न एंड ब्रॉट अप किया जाएगा उसी तरह से माना जाएगा। और उसी केस में हमने क्या देखा कि संजय गांधी, द सन ऑफ द इंदिरा गांधी, आवर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जब इसके रिगार्डिंग दिल्ली हाई कोर्ट में 1984 में केस किया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिक्लेयर किया दैट ओनली बिकॉज संजय गांधी वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप एज अ हिंदू ओपनली बाय द इंदिरा गांधी, इनका रिलीजन भी हम क्या मानेंगे? हिंदू ही मानेंगे, हिंदू ही मानेंगे।
क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेनेशन नंबर सी. Any person who is convert or reconvert to Hindu, Buddhist, Jain or Sikh religion. बेसिकली एक्सप्लेनेशन नंबर सी यहां पे बात कर रही है. एक तो यहां पे बात कर रही है रिगार्डिंग द कन्वर्जन, रिगार्डिंग द कन्वर्जन, एंड देन इट इज ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द रिकन्वर्जन. रिकन्वर्जन. अगर एक इंसान, लेट अस अज्यूम मिस्टर ए, he is of the Christian religion. मिस्टर ए क्रिश्चियनिटी को बिलीव करते हैं, वो एक क्रिश्चियन है. नाउ अगर मिस्टर ए कन्वर्ट कर जाते हैं इनटू अ हिंदू रिलीजन, इनटू अ हिंदू रिलीजन, तो क्या उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा? जब इस इंसान ने हिंदू लॉ में, हिंदू रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया, तो क्या उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई होगा? द आंसर इज यस. द आंसर इज यस. इन द सेम केस, अगर हम मान के चलें दैट देयर इज अ पर्सन नेम्ड ए हु इज ऑलरेडी हिंदू बाय रिलीजन, जो कि ऑलरेडी हिंदू ही है, बट दिस पर्सन कन्वर्टेड इनटू द मुस्लिम रिलीजन. पहले ये हिंदू रिलीजन को बिलोंग करते थे, उसके बाद इन्होंने अपने आप को कन्वर्ट करके मुस्लिम रिलीजन में कन्वर्ट कर लिया. नाउ आफ्टर कन्वर्जन, क्या ये वापस से हिंदू रिलीजन में रिकन्वर्ट हो सकती हैं? क्या ये वापस में हिंदू रिलीजन में रिकन्वर्ट हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? हो सकते हैं. और उस केस में भी हमें क्या बताया गया है, दैट इवन आफ्टर द रिकन्वर्जन, इवन आफ्टर द रिकन्वर्जन, व्हेन दिस पर्सन इज अगेन रिकन्वर्टेड टू द हिंदू रिलीजन, उस केस में भी हिंदू लॉस इनके ऊपर अप्लाई होंगे. उस केस में भी हिंदू लॉस इनके ऊपर अप्लाई होंगे. एम आई क्लियर एवरीवन? एम आई क्लियर एवरीवन? Very good. Very good. Write down the name of the case. Raman Nadar versus Sneha Poo. Raman Nadar versus Sneha Poo, 1970 Supreme Court judgment. 1970 Supreme Court judgment. Basically, whenever we talk about the concept of the conversion, जब भी हम लोग कन्वर्जन की बात करते हैं या फिर रिकन्वर्जन की बात करते हैं, तो कोई भी इंसान कन्वर्ट होता कैसे है? क्या उनको कोई डेक्लेरेशन करनी पड़ती है, या फिर उनको कोई सेरेमनी के अकॉर्डिंग कुछ यहाँ पे सेरेमनी से गो थ्रू करना पड़ता है? क्या करना पड़ता है फॉर एनी पर्सन टू कन्वर्ट इनटू सम अदर रिलीजन? तो ये हमें इस केस में बताया गया था. रमन नादर वर्सेस स्नेहा पू, 1970 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. 1970 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. बेसिकली हमें यहां पे यह बताया गया कि किसी भी इंसान को कन्वर्ट करने के लिए देयर आर 3 मोड्स. 3 तरीके से कोई भी इंसान कन्वर्ट हो सकता है. फर्स्ट इज द फॉर्मल सेरेमनी. फॉर्मल सेरेमनी of the conversion or reconversion prescribed by the caste or the community to which he converts or reconverts. अब मान लेते हैं there is a person named A and he is Muslim by religion. Now this person wants to convert into the Sikh religion. इनको सिख रिलीजन में कन्वर्ट होना है, तो क्या ये सिख रिलीजन में कन्वर्ट हो सकते हैं? द आंसर इज यस. ये सिख रिलीजन में कन्वर्ट तो हो सकते हैं, बट हाउ? ही हैव टू अंडरगो अ फॉर्मल सेरेमनी. ये सेरेमनी कौन सी होगी? जो भी सिख धर्म में और जिस भी सिख धर्म में भी अगर किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को अगर ये फॉलो करना चाहते हैं,
सिख धर्म के अंदर भी तो काफी सारी कम्युनिटीज हो सकती हैं, बुद्धिज्म के अंदर भी तो काफी सारी कम्युनिटीज हो सकती हैं, हिंदू धर्म की भी तो बहुत सारी फॉर्म्स एंड डेवलपमेंट्स हैं। जिस पर्टिकुलर कम्युनिटी या फिर कास्ट में ये कन्वर्ट होना चाहते हैं, उनकी जो भी सेरेमनी है, he have to undergo that ceremony। जब ये सेरेमनी को अंडरगो करेंगे, then only he will be deemed to be the converted into the Sikh religion। Second is the implied conduct। implied conduct कुछ केसेस में क्या होता है ना, नाउ सी, एक इंसान था मिस्टर ए, अब ये बेसिकली क्रिश्चियन रिलीजन को फॉलो करते थे। नाउ he started living with the community of Hindus। हिंदू कम्युनिटी में इन्होंने रहना शुरू कर दिया। Now he is living with the Hindu community from last 10 years। पिछले 10 सालों से ये इन्हीं कम्युनिटी के साथ रहते हैं, उन्हीं के साथ जाते खाते पीते सब कुछ करते हैं, और वहीं रह के अब ये टेंपल भी जाने लग गए, टेंपल भी जाते हैं, इनके घर पे पूजा भी होती है, सब कुछ होता है। क्या इन्होंने कोई यहां पे सेरेमनी को गो थ्रू किया? कोई भी सेरेमनी की गई? द आंसर इज नो, देयर इज नो सेरेमनी कंडक्टेड। बट इनका जो यहां पे कंडक्ट है, दैट इज अ इम्प्लाइड कंडक्ट, कि ऑलरेडी इनके घर पे पूजा होती है, ये मंदिर भी जाते हैं, एवरीथिंग। क्या उसके अकॉर्डिंग क्या इनको यहां पे अब ये माना जाएगा कि इन्होंने भी हिंदू धर्म को फॉलो कर लिया? इस केस में क्या बताया जा रहा है? implied conduct and the unequivocal acceptance। यहां पे सिर्फ इनका कंडक्ट मैटर नहीं करेगा, also the acceptance of the society। acceptance of society without any problem। unequivocally यहां पे उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया that now this person Mr. A also belongs to the Hindu community। तो उस केस में भी हिंदू लॉ इनके ऊपर अप्लाई करेगा। थर्ड इज द फॉर्मल डिक्लेरेशन। तो इन दिस केस हमें यह भी बताया गया था कि अगर कोई फॉर्मल डिक्लेरेशन करे, यानी कि अगर कोई गुड फेथ में ये डिक्लेरेशन दे दे that now he will be Hindu, that now he will follow the Hindu religion or Sikh religion, तो उस केस में भी he will be deemed to be converted into that particular religion। तो डिक्लेरेशन के साथ भी प्रॉपर यहां पे उस कम्युनिटी के सामने when the person will declare in the good faith now कि वो इंसान अब इस कम्युनिटी का मेंबर बन रहा है, तो इस केस में भी वो कन्वर्ट हो पाएंगे। क्लियर हुई बात एवरीवन? टू द होल सोसाइटी, जिस सोसाइटी में भी वो कन्वर्ट होना चाहते हैं, डिक्लेरेशन का मतलब ही होगा। क्लियर एवरीवन? एवरीवन गॉट इट? नो, it is not necessary either the formal ceremony or the implied conduct or the फॉर्मल डिक्लेरेशन। ये जरूरी नहीं है कि फॉर्मल डिक्लेरेशन करने के बाद उनको फॉर्मल सेरेमनी से भी करनी पड़ेगी। द आंसर इज नो। या तो यहां पे फॉर्मल सेरेमनी होगी, या फिर इम्प्लाइड कंडक्ट के थ्रू, या फिर फॉर्मल डिक्लेरेशन के थ्रू। किसी भी तरह से कोई भी इंसान किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो सकता है। राइट नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, Section number 2 clause 2। Section number 2 clause 2। See, I can see there are many students जो कि बहुत ही irrelevant से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सलमान खान का रिलीजन क्या है? धर्मेंद्र अब कौन से रिलीजन का है? तो लेट मी टेल यू पीपल, मैं इन क्वेश्चंस में नहीं जाऊंगा। यू पीपल आर हेयर to study for the judicial examinations, so please be focused on it। इसी के ऊपर फोकस करो। मजाक नहीं हो रहा है इस क्लास में, अपना पूरा का पूरा ध्यान क्लास में रखो, और जो पढ़ाया जा रहा है वही पढ़ा रहो। और जब पढ़ाया जा रहा है ना, तो उस टाइम क्वेश्चन लिखने के ऊपर ध्यान मत जाओ,
उस टाइम पे जो पढ़ाया जा रहा है वही समझ लो। ऐसा कुछ भी नहीं बताया मैंने जो किसी को समझ ना आए। यहां पे ऐसे खड़े होके मैं सिंपली भी बोल दूं ना कि एक बच्चा जिसके दोनों पेरेंट्स हिंदू हैं उसको हिंदू माना जाएगा, एक बच्चा जिसका एक पेरेंट हिंदू है, दूसरा पेरेंट कोई और रिलीजन को बिलोंग करता है, तो उस बच्चे का रिलीजन क्या होगा, जिस तरह से उसका पालन पोषण होगा। इसमें कुछ भी लिख के समझाने वाला नहीं था, बट स्टिल अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को, सर फिर से रिपीट कर दो, फिर से रिपीट कर दो, दैट वोंट हैपन, दैट वोंट हैपन। जहां पे मुझे पता है कि रिपीट करना पड़ेगा, आई विल रिपीट। जहां पे कोई जरूरत नहीं है, एंड यू पीपल अगर अननेसेसरी फालतू के क्वेश्चंस भेजते रहोगे तो ये मैं चैट भी इनेबल नहीं रखूंगा। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? जुडिशरी की तैयारी कर रहे हो, जज बनने की तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बिहेवियर में, अपने डिमेन्योर में उस तरह की एटीट्यूड ही रखो कि हम यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट एवरीवन? अभी तो सेक्शन 2 ही चल रहा है आपका, एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट, एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट। और इतना डिटेल में ना कोई करवाता नहीं है, इतना डिटेल में कोई करवाता नहीं है। मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, बट आई नो नहीं करवाता है कोई, आप लोगों को भी पता है व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस कंसेप्ट, राइट? चलो जी, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2। नाउ व्हेन वी स्टार्टेड दिस टॉपिक, हमने कल क्या देखा था कि हमें हमारे पास ओल्ड कस्टमरी लॉ भी था, ओल्ड कस्टमरी लॉ था बिफोर दिस लॉज वर बीइंग कोडिफाइड। इन लॉज के कोडिफाई होने से पहले हमारे पास क्या थे? ओल्ड कस्टमरी लॉ था, राइट? राइट। अब ओल्ड कस्टमरी लॉ में देयर वर मैनी शेड्यूल्ड ट्राइब्स, बहुत सारी ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स होती हैं जिनका एक अलग ही कस्टम चलता है। बहुत सारी ऐसी शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं इंडिया में जहां पे बाईगेमी भी पॉसिबल है। इवन इनफैक्ट ये भी पॉसिबल है कि एक लेडी 3-3 लड़कों के साथ शादी कर सकती है। हिमाचल प्रदेश में एक ऐसी भी शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी है, एंड उनके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं करता है। रीजन बीइंग बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, जब ये पूरा का पूरा लॉ बनाया गया था, आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑल अदर लॉज, इनकी इंटेंशन ये थी दैट वी हैव टू प्रोटेक्ट and we have to preserve the rich culture of our scheduled tribes, अगर हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, अब अगर मैं यहीं पे ये कंसेप्ट खत्म कर दूं, क्या कंसेप्ट समझ नहीं आया? आ चुका है, बट आई एम गोइंग इनटू डिटेल। व्हाई? क्योंकि एक एक पॉइंट जब आप एग्जाम में आप लिखोगे तो आपके ध्यान में रहे, आप जो भी नोटबुक में लिख रहे हो कि पेपर में भी ऐसी तरह से लिख के आऊंगा। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, आर्टिकल 44 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा, क्या ये सारी की सारी शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर अप्लाई नहीं करना चाहिए? करना चाहिए ना। एंड दैट इज व्हाई द पीपल ऑफ इंडिया लगातार यूसीसी की डिमांड करते हैं कि हमारे पूरे देश में इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी रिलीजन, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी शेड्यूल्ड ट्राइब, सबके ऊपर जो कॉमन लॉ है, जो पर्सनल लॉ है, वो सेम होना चाहिए, राइट? बट अभी तक हमारे पास लॉ क्या है? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 2 यहां पे हमें क्या बता रहा है कि 2 क्लॉज 1 में जो भी लिखा हो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 1, यानी कि सब भूल जाओ। और 2 क्लॉज 1 में हमने क्या समझा था? 2 क्लॉज 1 में हमने क्या समझा था कि हिंदूस कौन है, कि कौन से लोग हैं जिनके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होंगे, वो सब कुछ भूल जाओ। बट नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट shall apply to the members of the scheduled tribe within the meaning of Article 366 Clause 25 of the Indian Constitution. शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो कि आर्टिकल 366 क्लॉज 25 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो भी प्रिस्क्राइब्ड हैं, उनके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आपको इसमें से प्रीलिम्स का क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्या शेड्यूल्ड ट्राइब्स के ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल कभी भी हो सकते हैं, और अगर किसी शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर हिंदू लॉस को एप्लीकेबल करना है तो वो पावर किसके पास है?
तो वो पावर किसके पास है? अगर मैं ऑप्शन में लिखूं द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और द चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी, और द चेयरमैन ऑफ दैट पर्टिकुलर शेड्यूल्ड ट्राइब, और द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसके पास ये पावर है कि एक शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर नोटिफिकेशन को, गैजेट में नोटिफिकेशन जारी करके ये बोल दें दैट फ्रॉम दिस डे, कि आज के दिन से हिंदू लॉस आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? द राइट आंसर इज डी, सेंट्रल गवर्नमेंट। अनलेस द सेंट्रल गवर्नमेंट by notification in the official gazette directs, unless the central government, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये नोटिफिकेशन देती है तब शेड्यूल्ड ट्राइब के ऊपर, जिस भी शेड्यूल्ड ट्राइब के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन दी जाएगी उनके ऊपर भी हिंदू लॉ एप्लीकेबल होंगे। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? और ये है क्यों? और ये बेसिकली किया क्यों गया है? टू प्रोटेक्ट द रिच कल्चर ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, कि उनका जो पुराना कस्टम है जिनके साथ वो लगातार जिस कस्टम्स को फॉलो करते आ रहे हैं, अभी हमें उनमें बिल्कुल भी इंटरफेरेंस नहीं करनी, एंड वी हैव टू प्रोटेक्ट दैट कस्टम्स, राइट? कंसेप्ट ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स, द पॉलिसी ऑफ Constitution, the policy of the Constitution has been to protect and preserve the rich and the rich cultural practices of the tribe, and not to interfere with them unnecessarily. अगर किसी ट्राइब की कोई पॉलिसी है, कोई कस्टम है, तो उनके साथ हमें अननेसेसरली हमें उनमें इंटरफेयर नहीं करना। एंड देयरफॉर द हिंदू कोडिफाइड लॉस, यानी कि 1955-56 में जब लॉस को कोडिफाई किया गया, देयरफॉर द हिंदू कोडिफाइड लॉस डज नॉट अप्लाई अपॉन सच ट्राइब्स, इन ट्राइब्स के ऊपर वो अप्लाई नहीं करते, एंड सच ट्राइब्स आर फ्री टू प्रैक्टिस देयर ओन कस्टम्स एंड लॉस, जो भी उनके कस्टम है, जो भी उनके लॉज है, वो उनको फॉलो कर सकते हैं। बट अगर इन ट्राइब्स के ऊपर लॉस को एप्लीकेबल करना है, हाउएवर इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट finds it suitable that these laws can be applied upon such tribes, तो उस केस में इनके ऊपर भी ये लॉस को अप्लाई किया जा सकता है, एंड देन इट कैन मेक सच डेक्लेरेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। एक डेक्लेरेशन आ जाएगी, एक रिटन डेक्लेरेशन ऑफिशियल गैजेट में, जिसके थ्रू क्या होगा, वो पर्टिकुलर ट्राइब भी अब हिंदू लॉस के अकॉर्डिंग गवर्न होगी। एवरीवन गॉट इट? एवरीवन गॉट इट? इसके ऊपर एक केस भी है, लिख लीजिए, सूरजमणि स्टेली कुजूर वर्सेस दुर्गा हंसदा। जो भी केस लॉस में आपको ये पूरे के पूरे हिंदू लॉ में करवाऊंगा ना, ये पूरे के पूरे हिंदू लॉ में करवाऊंगा, जो भी केस लॉस, यही केस लॉज इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद लाइक आफ्टर द क्लासेस कोई नया लॉ आएगा तो वो बात अलग है, बट अभी के लिए जो भी मैं आपको केस लॉस करवाऊंगा, टोटल देयर विल बी अराउंड 40 to 50 केस लॉस। पूरे के पूरे लॉ में हमारे 40 से 50 केस लॉस होंगे, जो कि हम लोग करेंगे। इनकी अलग से लिस्ट बना लेना, जो अपने नोट्स बना रहे हो ना, इनकी अलग से लिस्ट भी बना लेना कि 40 के 40, 50 के 50, जितना भी केसेस हैं आराम से बाद में याद कर पाओ। राइट? सूरजमणि स्टीलू कुजूर वर्सेस दुर्गाचरण हंसदा। द मैरिज बिटवीन द, अब एक क्वेश्चन आया मेरे पास, सर प्लीज बता दीजिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स क्या होता है। चलो बाकी सब लोग लिखो।
The marriage between the members of the scheduled tribes, the marriage between the members of the scheduled tribes is not governed by the Hindu Marriage Act. ये हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न नहीं होगा in the light of section 2 clause 2 of the Hindu Marriage Act. Rather, their marriage would be governed by their own customs and usage. उनकी जो शादी होगी, उनके जो भी पर्सनल कस्टम्स होंगे, जो रिलीजन वो फॉलो करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग गवर्न होगा, उसी के अकॉर्डिंग गवर्न होगा. क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? एवरीवन गॉट इट? ऑल राइट, ऑल राइट. एक चीज और सुन लो भाई सब लोग, ये जो भी आपको स्लाइड्स में लिखा हुआ मिल रहा है ना, ये जो भी आपको स्लाइड्स में लिखा हुआ मिल रहा है, अगर आप लोग लिख लो एज पर द लेक्चर तो वेल एंड गुड. अब आप लोग 1000 बच्चाओं क्लास में जिनको मैं देख भी नहीं सकता हूं, तो मैं सबकी वेट तो नहीं कर सकता हूं. सर पीछे वाली स्लाइड कर दीजिए. एक मैसेज आया मेरे पास अभी कि सर नेट स्लो चल रहा है, प्लीज पीछे वाली स्लाइड कर दीजिए. तो प्लीज मैसेज करने से पहले खुद भी सोचो कि क्या बोल रहे हो, राइट? ऐसा नहीं होगा. और ये जो भी यहाँ पे मैंने स्लाइड में लिखा हुआ है, ये आप सब लोगों को हैंड रिटन नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा. हैंड रिटन नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा. आप भी लिख लो, आप भी लिख लो. अच्छी बात, अगर आप साथ साथ लिख रहे हो, वेरी गुड. बट ये आपको हैंड रिटन नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा. अगर इस तरह से चलने लग गया मैं, तो फिर हिंदू लो आपका 1 साल में कंप्लीट होगा, राइट? चलो जी. नाउ सी, वी हैव टू अंडरस्टैंड 2 कंसेप्ट्स. हमें ना 2 कंसेप्ट्स को समझना है. वन इज द अफेक्ट ऑफ द माइग्रेशन, and another is the effect of domicile. Effect of domicile. माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन क्या होता है? माइग्रेशन होता है when someone migrates from one society to another society. यानी कि अगर कोई इंसान किसी एक सोसाइटी में रहता है, देन वो इंसान किसी और सोसाइटी में अगर मूव कर जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं कि एक इंसान या फैमिली फ्रॉम वन सोसाइटी टू द अनदर सोसाइटी आगे माइग्रेट कर चुकी है. नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर ये इंसान पहले मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी में रहते थे, मुस्लिम कम्युनिटी में रहते थे, नाउ दे माइग्रेटेड टू अ हिंदू कम्युनिटी. अब इन्होंने अपना घर हिंदू कम्युनिटी में जाके बसा लिया और वहीं पे रह रहे हैं. नाउ जस्ट बिकॉज ये इंसान जो कि एक मुस्लिम रिलीजन को फॉलो करता था, वो अब हिंदूज के बीच में आकर रहने लग गया, क्या इस बंदे का जो धर्म है, क्या वो हिंदू हो गया? क्या वो कन्वर्ट हो गया? द आंसर इज नो. लॉ पॉइंट हमें यहां पे क्या बताता है? एनी पर्सन, कोई भी इंसान, कोई भी फैमिली जब भी कहीं मूव करती है तो वो अपना रिलीजन अपने साथ लेकर जाता है. नो डाउट, इस पे कोई डाउट नहीं है कि वो यहां पे जाके अपने आप को कन्वर्ट कर सकता है, ईदर थ्रू द फॉर्मल सेरेमनी, इंप्लाइड कंडक्ट और द फॉर्मल डिक्लेरेशन, वो कर सकता है. बट लॉ पॉइंट हमें क्या बता रहा है? जो भी इंसान यहां पे मूव कर रहा है, उसका अभी भी वही रिलीजन है जो पहले था, वही रिलीजन है जो कि पहले था. सो इफ अ फैमिली माइग्रेट्स टू अनदर पार्ट ऑफ द कंट्री, अगर किसी एक सोसाइटी से किसी दूसरी सोसाइटी में कोई फैमिली माइग्रेट करती है, तो हमारा लॉ क्या बोल रहा है? इट कैरीज विद इटसेल्फ, वो यहां पे इट कैरीज विद इट्स लॉस इंक्लूडिंग एनी कस्टम, वो अपने साथ अपने कस्टम्स, अपने धर्म को कैरी करके चल रहे हैं. हाउएवर इट कैन बी रेब्यूटेड, इसको हम लोग यहां पे रिवोक कर सकते हैं. कैसे? बाय शोइंग दैट द
फैमिली अडॉप्टेड द लॉ एंड द कस्टम ऑफ सच प्लेस। अगर वो बंदे ने 10-15 साल हो गए वहां पे रह रहे हैं, अब वहीं का कस्टम को फॉलो कर रहा है, टेंपल जा रहा है, इंप्लाइड कंडक्ट के साथ ये पता लग गया कि भाई साहब ये बंदा अब हिंदू धर्म को फॉलो करता है, तो ये जो यहां पे लॉ है इसको हम लोग रेब्यूट भी कर सकते हैं। बट हमारा जो जनरल प्रिंसिपल है वो हमें क्या बता रहे हैं? जनरल प्रिंसिपल हमें ये बता रहा है कि अगर कोई भी इंसान माइग्रेट करेगा तो अपने कस्टम्स को भी अपने साथ ही लेकर चलेगा। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात? वेरी गुड। अब जो अगला कंसेप्ट है ना, इट इज वेरी वेरी टेक्निकल कंसेप्ट। जो अभी हम कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं थोड़ा टेक्निकल कंसेप्ट है, और यहां से आपको अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो पूरा का पूरा ध्यान अपना स्क्रीन पे रखना, अच्छे से समझना इसको जो भी हम समझने वाले हैं। अफेक्ट ऑफ द डोमिसाइल। डोमिसाइल सेक्शन नंबर 1 क्लॉज 2 को रीड कीजिए। सेक्शन नंबर 1 क्लॉज 2 हमें क्या बता रहा है कि ये पूरा का पूरा लॉ कौन सी ज्यूरिसडिक्शन के ऊपर अप्लाई करेगा। हिंदू लॉ की ज्यूरिसडिक्शन क्या होगी? इंडिया के ऊपर ही तो होगी ना, इंडिया के ऊपर ही तो होगी ना, राइट? यस और नो? द होल ऑफ द इंडिया, इट एक्सटेंड्स टू द होल ऑफ इंडिया। बट यहां पे मैं साथ में क्या बताया जा रहा है, होल ऑफ इंडिया के साथ साथ इट ऑल्सो अप्लाइज to the Hindus domiciled in the territories to which this act extends, who are outside the said territories, who are outside the said territories। सिंपल लैंग्वेज में क्या हम लोग इसको ये नहीं बोल सकते कि अगर हम लोग बात कर रहे हैं ज्यूरिसडिक्शन की, कि भाई साहब ये जो पूरा का पूरा लॉ है ये कहां कहां पे अप्लाई कर रहा है? It applies to the whole of India. It applies to the whole of India। एक चीज तो हमें ये पता लग गई। दूसरी चीज हमें बता रहे हैं कि वो सारे लोग who are outside the said territories, इंडियन टेरिटरी के बाहर जो लोग रहते हैं, बट वो हिंदूज भी हैं। Hindus domiciled in the territories to which this act extends। और ये एक्ट किसके ऊपर एक्सटेंड करता है आप लोग मुझे बताओ। Domiciled in the territories to which this act extends, एक्ट किसके ऊपर एक्सटेंड करता है? होल ऑफ इंडिया के ऊपर। अगर कोई बंदा इंडियन टेरिटरी का है, आप पंजाब का डोमिसाइल आपके पास यूपी का डोमिसाइल है, बिहार का डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, आप किसी भी स्टेट को फॉलो करते हो, बट यू आर नॉट लिविंग इन द सेट टेरिटरी, आप इंडिया में रहते नहीं हो, यू आर नॉट लिविंग इन द इंडियन टेरिटरी, उस केस में क्या आपके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई करेगा? ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा है क्वेश्चन। तो बेसिकली हमें क्या बताया जा रहा है? होल ऑफ इंडिया प्लस हिंदूज डोमिसाइल्ड इन एनी ऑफ द टेरिटरीज, डोमिसाइल्ड इन एनी ऑफ द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स। और एक्ट कहां पे एक्सटेंड करता है? होल ऑफ इंडिया में। वन थिंग, अब हमें यह भी पता है कि हिंदू किसको माना जाता है, पता है ना हमें? हिंदू बाय रिलीजन, द पर्सन हु इज बुद्धिस्ट, जैनिज्म और सिख, और द पर्सन हु इज नॉट अ मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी और जू। ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अब हमें ये क्या बता रहे हैं, अगर कोई इंसान हिंदू है और वो इंसान डोमिसाइल्ड है बट दे आर लिविंग आउटसाइड इंडिया, दे आर लिविंग आउटसाइड इंडिया, उनके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई करेगा।
उनके ऊपर भी ये लॉ अप्लाई करेगा। कोई भी बच्चा अब किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं लिखेगा, सिर्फ और सिर्फ मेरी सुनोगे। देयर इज अ पर्सन नेम्ड ए, जो कि यूनाइटेड किंगडम में रहते हैं, इंग्लैंड में रहता है। अब ये बंदा चाहता है कि हिंदू लॉ इसके ऊपर अप्लाई हो, हिंदू लॉ इसके ऊपर अप्लाई हो। तो पहले ये कहां पे जाएगा? 2 क्लॉज 1 क्लॉज ए में। क्या चीज प्रूफ करने के लिए? सिर्फ मैं बोलूंगा, कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या प्रूफ करने के लिए? हिंदू बाय रिलीजन। ये प्रूफ नहीं हुआ। उसके बाद ये जाएगा 2 क्लॉज 1 क्लॉज बी में, ये प्रूफ करने के लिए कि मैं बुद्धिस्ट, जैनिज्म या सिख से बिलोंग करता हूं। ये भी प्रूफ नहीं हुआ। उसके बाद ये जाएगा 2 क्लॉज 1 क्लॉज सी में, जहां पे ये बंदा प्रूफ कर रहा है कि भाई ना तो मैं मुस्लिम हूं, ना मैं पारसी हूं, ना मैं क्रिश्चियन हूं, और ना ही मैं ज्यू। तो इसके ऊपर हिंदू लॉ लगने लग गया, इसके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई करने लग गया। नाउ माय क्वेश्चन, ऐसे तो दुनिया में बहुत सारे बंदे हैं भाई साहब। अगर कोई बंदा हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनिज्म या सिख नहीं है, और उसके बाद वो बंदा मुस्लिम, पारसी, क्रिश्चियन या जू भी नहीं है, क्या सबके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई करेगा? क्या सबके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई करने लग जाएगा? द आंसर इज नो। इस केस में हमें क्या बताया जा रहा है? कोई आंसर नहीं करेगा, यस और नो भी चुप कर जाओ। हमें क्या बताया जा रहा है? जो इंसान इंडियन टेरिटरी से बाहर रह रहा है, उस केस में अनलेस एंड अनटिल दिस पर्सन इज डोमिसाइल्ड इन द इंडियन टेरिटरी, किसी भी इंडियन टेरिटरी में इसका डोमिसाइल है, पंजाब का है, जम्मू का है, यूके का, उत्तराखंड का है, हिमाचल का है, बिहार का है, झारखंड का है, देन ओनली हिंदू लॉ विल बी एप्लीकेबल अपॉन हिम। अब वापिस आइए, कल हमने सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज सी को समझा था ना, जहां पे हमने देखा था कोई बंदा मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी या ज्यू ना हो। उसी सेंटेंस में आपको ये वर्ड भी देखने को मिला था, that this act applies to any other person domiciled in the territories to which this act extends, who is not a Muslim, Christian, Parsi or Jew. The word domicile ये आपको 2 जगह पे पढ़ने को मिल रहा है, ये आपको 2 जगह पे पढ़ने को मिल रहा है। Any person domiciled, just because you are not a Muslim, Christian, Parsi or Jew by religion does not mean कि हिंदू laws will be applicable upon you। नहीं, आपको साथ में ये भी प्रूव करना पड़ेगा कि आप किसी ना किसी इंडियन टेरिटरी में डोमिसाइल्ड हो। क्लियर हुई बात? अब बोल सकते हो क्लियर हुई बात? आप किसी भी स्टेट में जहां पे आप लोग रहते हो, आप उस स्टेट के डोमिसाइल होते हो, वहां से सर्टिफिकेट भी मिल जाता है आपको, डोमिसाइल सर्टिफिकेट। और किसी किसी एग्जाम में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट भी होती है। वन थिंग। अब अगला एग्जाम्पल सुनो, अभी आपका कुछ भी क्लियर नहीं हुआ बाय द वे। एग्जाम्पल सुनो, देयर इज अ पर्सन नेम्ड ए, एक इंसान है जो कि कनाडा में रहता है, जो कि कनाडा में रहता है, और इस बंदे ने ना इंडियन सिटीजनशिप ले ली, इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले ली। अब ये बंदा बोल रहा है कि हिंदू लॉज मेरे ऊपर एप्लीकेबल होंगे, अब ये बंदा बोल रहा है कि हिंदू लॉज मेरे ऊपर एप्लीकेबल होंगे। क्या हिंदू लॉज इसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे? ये बंदा बेसिकली कैनेडियन है,
ही इज फ्रॉम द कनाडा, कैनेडियन सिटीजनशिप भी इसके पास थी। उसके बाद इसने इंडियन सिटीजनशिप भी ले ली। कहीं पे भी सेक्शन 2 में सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट हमें देखने को मिली? क्या सिटीजनशिप आपके पास है कि नहीं है? क्या कहीं पे भी ये रिक्वायरमेंट है हमारे पास? द आंसर इज नो। सिटीजनशिप हो या ना हो, इट डज नॉट मैटर एट ऑल टू प्रूव दैट वेदर यू आर गवर्न्ड बाय द हिंदू लॉज और नॉट। आपको प्रूफ क्या करना है? दैट यू आर ईदर हिंदू बाय रिलीजन, और यू आर ईदर बुद्धिस्ट, जैनिज्म और द सिख, और you are not a Muslim, Christian, Parsi or Jew, but along with this कि आप मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जू नहीं हो, उसके साथ साथ आपको प्रूव करना होगा that you are domiciled in the Indian territory. Another question, there is a person in America. Mr. A अमेरिका में रहते हैं and he is Christian. नाउ इन्होंने यहां पे इंडियन सिटीजनशिप ले ली। अब ये बोल रहे हैं कि हिंदू लॉस मेरे ऊपर अप्लाई होंगे। क्यों होंगे ये बोल रहे हैं? क्योंकि एज पर सेक्शन 2 अच्छा, गलत बोल दिया, एग्जाम्पल फिर से लिखो। देयर इज अ पर्सन नेम्ड ए जो कि यूएसए में रहते हैं, एंड दिस पर्सन इज अ सिख। सोच समझ के आंसर देना। ये एक सिख धर्म का है वहां पे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में। अब इन्होंने इंडियन सिटीजनशिप भी ले ली। क्या ये इंसान, इसके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होंगे? जो आप में से यस बोल रहा है, रुक जाओ, जो भी आप में से यस बोल रहा है, उसका मतलब कोई भी इंसान अगर वो हिंदू है, बुद्धिज्म को फॉलो करता है, जैनिज्म को फॉलो करता है और सिखिज्म को फॉलो करता है और कहीं भी रह रहा है, क्या उसके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल हो जाएंगे? बांग्लादेश में बहुत सारे बुद्धिस्ट रहते हैं, म्यांमार में बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, उनके ऊपर ये लॉस तो एप्लीकेबल नहीं होंगे ना। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? That this act applies only over the Indian territory, whole of the India. क्या यूएसए, यूके, कनाडा वहां पे हमारा लॉ अप्लाई करेगा? नहीं करेगा। हमने अगर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात करी है, वो कब करी है? एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन की बात हमने तभी करी है अगर वो बंदा हिंदू है प्लस साथ में इंडियन टेरिटरी में डोमिसाइल भी है। देन ओनली द लॉज विल बी एप्लीकेबल अपॉन हिम। क्लियर हुई बात? क्लियर हुई बात?
any person who is Hindu प्लस साथ में is also living in India, क्या इसके ऊपर हिंदू लॉज एप्लीकेबल होंगे? यस. एनी पर्सन who is a Hindu, क्या उसके ऊपर who is a Hindu but he is living outside India, वो इंडिया से बाहर रहता है, क्या उसके ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल होंगे? Any person who is a Hindu living outside India but domiciled in the Indian territory, क्या इसके ऊपर ये लॉज एप्लीकेबल होंगे? क्या इसके ऊपर ये लॉज एप्लीकेबल होंगे? द आंसर इज यस. The requirement is not about the India. The requirement relates to the domicile certificate of Indian territory. समझ आई बात? एक इंसान इंडोनेशिया में रहता है, वो सिख धर्म का है. सोच के चलो, उस इंसान का जन्म इंडोनेशिया में हुआ, वहीं पे उसका पूरा का पूरा जीवन चल रहा है. अब उसके शादी करनी है, क्या उसको हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग शादी करनी पड़ेगी? नहीं ना. द नेक्सस रिलेट्स टू द डोमिसाइलिटी, कि आप इंडियन टेरिटरी में डोमिसाइल भी हो या नहीं हो. क्लियर हुई बात? अनदर एग्जाम्पल, एक बंदा दिल्ली से यूके चला गया. मिस्टर एच यहां पे यूके चले गए दिल्ली से. दिल्ली का डोमिसाइल सर्टिफिकेट उनके पास था, इंडियन सिटीजन थे वो, और नाउ ही इज अ हिंदू एज वेल. ही इज अ हिंदू. और दूसरे केस में एक लेडी चंडीगढ़ से, पंजाबी लेडी, यूके चली गई. नाउ दे वांट टू गेट मैरिड. इंग्लैंड में जाके आपस में मिल गए. ना तो इसको कोई गोरी पसंद आई और ना ही इसको कोई गोरा पसंद आया. इनको पसंद क्या आए? अपने ही इंडिया वाले. अब इन्होंने वहां पे जाके देख लिया कि भाई लेट अस गेट मैरिड. अब इन्होंने करनी है शादी. क्या यूके का लॉ इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा या फिर हिंदू लॉ इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा? इनके ऊपर हिंदू लॉ एप्लीकेबल होगा या यूके का लॉ एप्लीकेबल? हिंदू लॉ विल बी एप्लीकेबल अपॉन लॉ. Got it? Got it, everyone? All right. Sondur Gopal versus Sondu Rajini 2013 सुप्रीम कोर्ट जजमेंट. सिटीजनशिप लेने से कुछ नहीं होगा. चलो एक एग्जांपल और भी कर लो. एक लेडी थी, शी लिव्स इन कनाडा. जो कि बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करती थी, बुद्धिज्म को फॉलो करती थी. एंड देन देयर वाज अ गाय इन यूएसए. क्या यार,
in America. Okay. Now this person was also the follower of the Buddhism. ये भी बुद्धिस्ट धर्म को फॉलो करते थे. अब क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द रिसेशन इन द यूएसए, पता ही होगा आप सब लोगों को, पिछले एक साल से सब लोग, जितने भी लोग अमेरिका गए थे वापस आ रहे हैं. पहले वापस जा रहे हैं वो कनाडा में, कि कनाडा में उनको कुछ काम करने को मिल जाए, क्योंकि कनाडा फिर भी यूएस से सस्ता है. और फिर जब कनाडा में भी इतना पता लग रहा है कि इतनी महंगाई होगी, तो वापस इंडिया आ रहे हैं. तो ऑल ऑफ यू, अगर आपके आसपास के कोई दोस्त, कोई भाई बहन कनाडा यूएस जाने की सोच रहे हैं ना, तो उसको मना कर दो, कुछ भी नहीं है बाहर. एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया एक ऐसा कंट्री है जो कि आत्मनिर्भर है, जहां पे डेवलपमेंट हो भी रही है. नन अदर कंट्री, कोई भी ऐसी कंट्री नहीं जहां पे डेवलपमेंट हो रही हो, मतलब जहां पे सरवाइव भी करना पॉसिबल हो, ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है. अगर कोई अब जाता है, अगर कोई ऑलरेडी 5-6 साल से वहां के गया, वो वहां जाके स्टेबल, दैट इज अ डिफरेंट थिंग. बट 67% ऑफ द इंडियन, 67% ऑफ द इंडियंस जो कि पिछले 3 साल में यूएस कनाडा गए थे ना, वापिस आ रहे हैं. रीजन बीइंग इतना ज्यादा इन्फ्लेशन है और रिसेशन चल रहा है कि भाई साहब वहां पे सरवाइव करना पॉसिबल नहीं है. दैट इज वाई दे आर बैक टू इंडिया. अब वापिस इंडिया में आगे जॉब कर रहे हैं. राइट. चलो, हम क्या देख रहे थे. नाउ शी वाज द फादर ऑफ द बुद्धिज्म एंड ही वाज आल्सो द फादर ऑफ द बुद्धिज्म. अब ये बंदा आ गया कनाडा, इसको भाई निकाल दिया जॉब से, यूएस में से इसको निकाल दिया जॉब से. वहां पे जाके देखा कि भाई साहब ये एक लेडी है जो कि बुद्धिज्म को ही फॉलो करती है, प्लस एक वेल सेटल लेडी है. इसके साथ अगर मैं शादी करूंगा तो मेरा कनाडा में बढ़िया घर बस जाएगा. इसको पटा लिया. अब आ गई शादी करने की बात. अब इनकी शादी करने की बात आई तो ये दोनों चाहते थे कि भाई साहब हम ऐसा करते हैं कि हम ना हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग शादी करेंगे. बोले ठीक है भाई साहब. इन दोनों ने मिलके इंडियन सिटीजनशिप ले ली. क्या हिंदू लॉज इनके ऊपर गवर्न करेंगे? Very good. Why? Because they are not domiciled in India. Just because you are Buddhist and you have the citizenship of India, that doesn't mean that Hindu laws will govern you. तब हिंदू लॉज आपके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे. You need to have a domicile certificate of India. Only then the laws will be applicable upon you. तो इस केस में भी एप्लीकेबल नहीं होंगे. जो यहाँ पे नेक्सस है ना, नेक्सस, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, एक तो हो जाता है इंडियन जुरिस्डिक्शन, एक तो हो जाता है इंडियन जुरिस्डिक्शन. अगर आप लोग इंडिया में रहते हो और इंडिया में रहकर आप हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बुद्धिज्म को फॉलो करते हो, जैनिज्म को फॉलो करते हो, सिख को फॉलो करते हो, हमें कोई दिक्कत ना है, कोई दिक्कत ना है. बट when we are talking about the extra territorial jurisdiction, उस केस में हमें क्या बताया जा रहा है, the nexus is not with the India. इंडियन नेक्सस के साथ ये नहीं कि भाई साहब इंडिया के साथ आप कैसे रिलेटेड हो, बट इंडियन टेरिटरी में आप डोमिसाइल्ड होने चाहिए हो. एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में यू शुड बी डोमिसाइल्ड इन द इंडियन टेरिटरी. एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजनशिप इज व्हाट? सिटीजनशिप होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? रिक्वायरमेंट ऑफ सिटीजनशिप इज व्हाट? नॉट रिक्वायर्ड. Sondur Gopal versus Sondur Rajini 2013 Supreme Court judgment. The act will applies to Hindus domiciled in India. ये जो हमारा लॉ है, it will apply to Hindus domiciled in India even if they resides outside India. अगर कोई बंदा इंडिया के बाहर रहता है तो उसके ऊपर लॉ हमारा अप्लाई होगा. इफ द रिक्वायरमेंट ऑफ डोमिसाइल इन इंडिया इज ओमिटेड ऑल टूगेदर, अगर हमने ये डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट को भी छोड़ दिया, इसको ओमिट कर दिया, देन द एक्ट शैल हैव नो नेक्सस विद द इंडिया. देन द एक्ट शैल हैव नो नेक्सस विद इंडिया. उसका मतलब तो कोई भी इंसान कहीं पे भी रह रहा है,
पाकिस्तान में एक बंदा रह रहा है जो कि मुस्लिम भी नहीं है, क्रिश्चियन भी नहीं है, पारसी भी नहीं है, जू भी नहीं है, वो भी बोलेगा हिंदू लॉज मेरे ऊपर एप्लीकेबल होने चाहिए, तो क्या होंगे? The nexus is with the domicile criteria. The extraterritorial operation of law is saved not because of the nexus with India, but Hindus domiciled in India. But Hindus domiciled in India. Nexus मतलब कनेक्शन कि हमने जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के साथ थोड़ा बहुत कनेक्शन बनाया है, वो क्यों बनाया है? क्लियर हुई बात? अब पूरा का पूरा कंसेप्ट पढ़ा दिया। एक बच्चे का कमेंट आया है, मैसेज आया है, नाम तो नहीं लूंगा मैं, सर डोमिसाइल का मतलब क्या होता है? वही बात हो गई ना पूरी की पूरी, रामायण खत्म हो गई और अब आप पूछ लो कि सीता कौन है। अच्छा, लेट क्लास ज्वाइन किया था, वैसे आपका नहीं पढ़ा था मैंने मैसेज, किसी और का पढ़ा था, बहुत 3-4 बच्चे हैं ऐसे। वेरी गुड। तो ऑल ऑफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल समझ आया सब कुछ? दिस कंसेप्ट वाज अ बिट टेक्निकल, थोड़ा बहुत टेक्निकल था ये कंसेप्ट, सबको समझ आया? और मजा आया क्लास में? वेरी गुड। मैसेज सबके आते हैं, बच्चे बहुत हैं तो मैसेज नहीं पढ़ पाता हूं मैं सबके। इसके बाद एक प्रोविजन आपको, इसको भी लिख लो भाई, सिटीजनशिप एंड डोमिसाइल को। बेसिकली क्या? ऑल दोज हु आर इन इंडिया एंड आर हिंदूस, अगर कोई भी इंसान इंडिया में रहता है और वो हिंदू है तो हिंदू लॉस उसके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, चाहे डोमिसाइल उसके पास हो या ना हो। क्यों? बिकॉज हमें सेक्शन नंबर 1 क्लॉज 2 क्या बताता है? दैट दिस लॉ अप्लाइज ओवर द होल ऑफ इंडिया। डोमिसाइल बिकम्स इंपॉर्टेंट, जो डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट है कब इंपॉर्टेंट हो जाती है? ओनली इन द केसेस वेयर अ पर्सन क्लेमिंग टू बी अ हिंदू, जब आप ये क्लेम कर रहे हो कि आप हिंदू हो बट यू आर लिविंग आउटसाइड इंडिया, उस केस में हिंदू लॉ विल अप्लाई टू हिम ओनली इफ ही इज डोमिसाइल्ड इन इंडिया। जैसे कि हमने एग्जांपल क्या देखा, जैसे कि एक हिंदू कपल अगर इंग्लैंड में रह रहा है तो उनको इंडियन धर्म हिंदू लॉस के अकॉर्डिंग ही शादी करनी पड़ेगी और डाइवोर्स भी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा, राइट? आफ्टर दिस एक सिंपल सा प्रोविजन है सेक्शन 2 में, वो हमें क्या बताता है कि इसके बाद पूरे के पूरे लॉ में, हिंदू लॉ में, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, जहां पे भी द वर्ड हिंदू, द एक्सप्रेशन हिंदू, जहां जहां पे भी आप रीड करोगे, आपको क्या समझना है? जो भी आपको सेक्शन 2 में हिंदू का मीनिंग समझाया गया, उन सबको आपको समझ के आगे चलना है। द एक्सप्रेशन हिंदू इन एनी पोर्शन ऑफ दिस एक्ट, जहां जहां पे भी ये वर्ड लिखा हुआ है, as shall be construed as if it include a person who, though not a Hindu by religion, is nevertheless a person to whom this act applies। हमें क्या समझ के चलना है
हिंदू का मतलब वो है जहां जहां पे जिस जिस इंसान के ऊपर ये लॉ अप्लाई करता है, जिस जिस इंसान के ऊपर ये लॉ एप्लीकेबल है. That is how we have to interpret this word in the further provisions of this law. चलो जी, इसके बाद हम लोग कुछ भी नया कंसेप्ट नहीं पढ़ेंगे. If there is any doubt, you can ask me. And all those जिनका कोई डाउट नहीं है, they can leave the class. They can easily leave the class. And जिनका कोई डाउट है वो एक बारी लाइट कोई ओपन नहीं करूंगा. कोई डाउट है तो मेरे पास पूछो, क्योंकि बिकॉज यू हैव रिकॉर्डेड क्लास एज वेल, आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो जी. सोंदूर गोपाल वाला केस रिपीट कर दो. सोंदूर गोपाल वाला वर्सेस सोंदूर रजनी का केस हमें ये बोल रहा है, डोमिसाइल वाली रिक्वायरमेंट बोल रहा है. वो हमें ये बता रहा है भाई साहब कि बेसिकली जो हमारा पूरा का पूरा लॉ है उसमें जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जो ऑपरेशन है, बेसिकली कोई भी लॉ होता है, किसी भी लॉ को आप पढ़ते हो उसमें क्या लिखा होता है, दैट दिस एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया. यही लिखा होता है ना, दैट दिस एक्ट अप्लाइज टू द होल ऑफ इंडिया. ये पॉइंट हमेशा लिखा होता है. तो ये तो आ गया इंडियन टेरिटरी. अब हमें इसके साथ साथ क्या बताया गया है कि एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन में भी हिंदू लॉ अप्लाई करेगा. बट वो कब करेगा? ओनली एंड ओनली व्हेन द पर्सन इज बीइंग डोमिसाइल इन इंडिया, जब उसके ऊपर डोमिसाइल होगा. तो हमें यहाँ पे इस केस में क्या बोला जा रहा है कि भाई साहब जो यहाँ पे कनेक्शन रखा गया है ना एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ज्यूरिसडिक्शन के साथ, वो इंडियन सिटीजनशिप के कारण नहीं रखा गया, वो सिर्फ और सिर्फ डोमिसाइल सर्टिफिकेट के कारण रखा गया. डोमिसाइल मीन्स मेरे रेजिडेंस और रेजिडेंस प्लस रेजिडेंस, ओनली द रेजिडेंस नॉट द सिटीजनशिप. सर हैंड रिटन नोट्स नहीं मिल रहे हैं, दैट यू हैव टू टॉक टू द सपोर्ट टीम. बट आई थिंक हैंड रिटन नोट्स आपको कल की क्लास के नहीं मिले होंगे बिकॉज द पर्सन वाज नॉट वेल, पर आज की क्लास के आपको मिल जाएंगे और कल अलॉन्ग विद द यस्टरडेज क्लास. सर आज का कंसेप्ट टेक्निकल था, बिल्कुल कंसेप्ट टेक्निकल था जी. सर हिंदू लॉस के प्रीलिम्स एंड मेंस क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए कौन सी, अभी कोई बुक रेफर नहीं करनी, अभी पहले पढ़ाई करनी शुरू करो. सर इज देयर एनी डेज फिक्स इन द कंसेप्ट ऑफ द एम्प्लॉयड? नहीं, ऐसा कोई डेज नहीं फिक्स्ड. So if the girl goes abroad and domicile in India, the boy is not domicile in India, can they marry according to the Hindu law as per the Special Marriage Act? अगर दोनों spouses हिंदूज हैं then only they can marry according to the Hindu law. अगर एक हिंदू है एक किसी और धर्म का है, मान लो मुस्लिम धर्म का है, तो हिंदू लॉस के अकॉर्डिंग शादी नहीं होती, स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी होती है. So what to write if the question is asked that Hindu law is lex loci or not? ये क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाएगा आपसे, लेक्स लॉसी और नॉट. बेसिकली इट इज लेक्स लॉसी. सर टेलीग्राम चैनल है आपका कोई? इफ कोई, मैं डाउट यहाँ पे क्लास में आपके क्लियर करता हूँ. टेलीग्राम चैनल्स पे मैं एक डिस्कशन ग्रुप चलता रहता है बच्चों का, दैट इज गोइंग ऑन. मैं हाउ कैन आई डू दैट? आप ही बताइए, इज इट पॉसिबल क्लास के बाद मैं टेलीग्राम पे सबके डाउट्स लेता हूँ? सर प्लीज एक बार शेड्यूल ट्राइब वाला कंसेप्ट रिवाइज करना. देयर आर मेनी शेड्यूल ट्राइब्स इन इंडिया जो अपने ही कस्टम्स को फॉलो करते हैं. 1955 जब हमारे लॉज बने तब भी वो अपने ही कस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं. तो बेसिकली हमारे लॉज ने उनको एक एक्सेप्शन दी हुई है कि आपके ऊपर हिंदू लॉ अप्लाई नहीं करेगा, आपके ऊपर जो भी आपके अपने खुद के कस्टम्स हैं वो ही एप्लीकेबल होंगे. बट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो वो एक नोटिफिकेशन जारी करके उनके ऊपर वो लॉज को एप्लीकेबल कर सकते हैं. सर कोई स्पिंडा रिलेशनशिप में है तो फिर वो मैरिज वॉइड कैसे होगी? मुझे स्पिंडा मैरिज का कंसेप्ट नहीं आता बच्चा, क्योंकि अभी मैं 2 क्लासेस के लिए ही पढ़ाऊं. पढ़ा है मैंने स्पिंडा मैरिज. तो स्पिंडा मैरिज अगर अभी मैं आपको समझाने लग गया तो ये जो 1000 बच्चा बैठा ना ये बाल पकड़ लेंगे अपने. नहीं आता मुझे स्पिंडा, जब कंसेप्ट आएगा तब पूछना.
सर एक हिंदू है और एक बुद्धिस्ट है, तो हिंदू मैरिज एक्ट में यस, हिंदू मैरिज एक्ट में, नॉट इन द स्पेशल मैरिज एक्ट. Yes, anyone else? Anyone else? Sir, as on citizenship point, I have a doubt. Since person need to stay in India for 7 years or revoke his citizenship or any other country, so can it be considered all citizens of India, domicile in India? In that case, yes. If he is living in India along with the citizenship, in that case, yes. But that is very circumstantial. किसका क्वेश्चन था? It was a good question, but that is very circumstantial. Sir, migrate वाली स्लाइड लगा दो ना बाबा. आप लोग रिकॉर्डेड देख लेना. स्लाइड खोल के नहीं दिखा सकता मैं. सर अगर हिंदू मैन मैरीज विद द बुद्धिस्ट वुमेन, ओके, but men resident of India and woman is resident in outside India. यार प्लीज रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछो. जो पढ़ाया जा रहा है उसी के साथ रहो. ऐसे दिमाग अपना खराब मत करो. सर परवीन सर भी पढ़ाते हैं हिंदू लॉ. आपको पहले परवीन सर ही पढ़ाने वाले थे. But at the last moment कुछ क्या काफ़ी सारी मेल्स के कारण it has been assigned to me. तो many of you might be disturbed कि सर हमने हिंदू परवीन सर से पढ़ना था. maybe all of you. तो अब कल से परवीन सर को ही बोल देता हूँ, वही आ जाएंगे पढ़ाने. मैं भी थोड़ा रेस्ट पे रहूँगा. सर कोर्ट मैरिज किस कंसेप्ट का होता है? कोर्ट मैरिज किस कंसेप्ट का होता है? I don't know why he left the subject at the last moment, but it's okay. Now I'm taking the subject, and I promise आप लोगों को एक सेकंड के लिए भी कोई भी कंसेप्ट आपका अनक्लियर नहीं रहेगा. Anyone else? Any question? क्लास की पीपीटीज मिलेगी. जो भी पीपीटी पे लिखा हुआ है वो सब कुछ आपको हैंड रिटन नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा, अलॉन्ग विद द डायग्राम जो कि मैं यहाँ पे नोट्स में लिखता हूँ, वो भी आपको हैंड रिटन नोट्स में लिखा हुआ मिलेगा. सर हिंदू लॉ इतने अच्छे से तो कॉलेज में भी नहीं समझ आई थी जी. ओके पाकिस्तान सिटीजन डोमिसाइल ना हो तो नहीं लगेगा हिंदू लॉ. दो नोट अ हिंदू बाय रिलीजन मीन्स कि वो हिंदू रिलीजन का नहीं है. दो नोट ऑफ अ हिंदू रिलीजन मीन्स वो हिंदू रिलीजन का नहीं है. सर योर टेलीग्राम चैनल प्लीज. सर आप मेरा तो आंसर ही नहीं कर रहे. कल ही बताई थी ना मैंने आपको एक चीज़. ऐसा मत बोलना मुझे कि आंसर नहीं कर रहे. हजारों मैसेज आते हैं सामने मेरे, जिसका सामने आता है आप इनफैक्ट 2-3 बारी क्वेश्चन भेज दो, रेलिवेंट होगा तो आंसर मिल जाएगा. ये बातें मत बोलो. दीज थिंग्स अफेक्ट मी. सर आपसे फर्स्ट टाइम बड़ा मजा आ गया, थैंक यू. सर इन सबसेक्शन 3 इट इज टॉकिंग अबाउट द subsection B and C. It will be applicable where it is stating though not a Hindu religion. In subsection 3, 2 clause. Okay, subsection 3. B and C will. अच्छा, वो क्या बोल रहे हैं कि even though subsection 3 ये बोल रहा है कि even though a person is not of a Hindu religion, वो हिंदू रिलीजन के नहीं है, वो मुस्लिम किसी और रिलीजन के हैं, बट
कैसे ना कैसे करके हिंदू लॉस उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, ये लॉ उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है, तो उनको भी आप मानकर चलना। इसके बाद जितनी भी बारी हिंदू वर्ड को आप रीड करोगे, हर इंसान को इसके अंदर मान के चलना। सो इट विल बी एप्लीकेबल ऑन पर्सन डोमिसाइल इन इंडिया बट नॉट इंडियन सिटीजन। यस सबजोत कौर सर, सिर्फ एक इंसान इंडियन डोमिसाइल है, बट बोथ आर हिंदू, तो उस केस में क्या वो हिंदू लॉस के अकॉर्डिंग शादी वादी कर पाएंगे? नॉट वैलिडली कर पाएंगे, बट दे हैव टू फॉलो सम रिक्वायरमेंट्स, जो कि जिस पर्टिकुलर सोसाइटी में बंदा रहता हो उस पर्टिकुलर सोसाइटी की कोई रिक्वायरमेंट, कोई सर्टिफिकेट्स। थैंक यू सागर सर। हिंदी में भी नोट्स मिलेंगे जी, बिल्कुल मिलेंगे सर। विरासत एंड लिंगायत क्या होता है प्लीज बताइए। ना तो आपको ये जानने की जरूरत है और ना ही समझाने की जरूरत है, जस्ट अ वर्ड, जस्ट अ डेवलपमेंट, अ फॉर्म और डेवलपमेंट रिटन इन द डायरेक्ट इंक्लूडिंग दोस। अब वो तो जो पंडित लोग हैं जो पूरी की पूरी हिंदू धर्म में फॉलो करते हैं, दैट कैन टेल, बट दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर कंसेप्ट। सर अगर किसी की हिंदू रीतियों से शादी होती है बट शी वांट्स टू प्रोफेस हर ओन डिफरेंट रिलीजन एंड डू नॉट कन्वर्ट, कन्वर्जन के बिना शी वांट्स टू प्रोफेस सम रिलीजन, देन विल शी बी डीम्ड टू बी अ हिंदू मेयरली बाय मैरिज इवन इफ शी प्रैक्टिसेस ओनली हर? नो। अगर उनका इम्प्लाइड कंडक्ट हो चुका है तो उनको वहीं के वहीं रिकन्वर्ट माना जाएगा, कन्वर्ट माना जाएगा। शादी आपने जब कर ली तब आप हिंदू थे, उसके बाद आप कुछ भी कर रहे हो, अगर आप बाद में डाइवोर्स की बात भी करें तो आपको, क्योंकि शादी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग की थी, तो डाइवोर्स भी हिंदू लॉ के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। चलो एक इनसे सुन लो। Virashava means those who worship Vishnu ji and the Lingayat means those who worship Shiv ji. And I don't know that ये सही explanation है नहीं है, but this is one of the explanation of the student, तो might be यही हो। Sorry, for Hindu couple domiciled by Indian territory lives in the foreign and also acquired foreign, yes Indian हिंदू हैं, इंडियन डोमिसाइल भी हैं, कैनेडियन सिटीजनशिप भी ले ली, उसके बाद भी हिंदू लॉज एप्लीकेबल होंगे। जस्ट बिकॉज आपने किसी और कंट्री की भी सिटीजनशिप ले ली, दैट डजंट मीन कि हिंदू लॉज आपके ऊपर अब अप्लाई नहीं करेंगे। क्लियर एवरीवन? ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच। आई विल सी यू गाइस टुमारो अगेन। कल हम लोग आगे बढ़ेंगे। सी यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।